नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल राशि का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको पढ़ना प्रारंभ किया था। इसके बाद हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी को भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको हम लोग कंप्लीटली पढ़ लेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगला चैप्टर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पिछला चैप्टर था वो कल की वीडियो में पूरा हो चुका है। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट चैप्टर आप कह लीजिए, उस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। ये क्लास 10 की पुस्तक का चैप्टर है, धातु एवं अधातु। तो आज हम इस टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे और यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, धातु और अधातुओं की बात करें तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी तत्व हैं, अब तक 100 लगभग 18 तत्व ज्ञात हैं, लेकिन जितने तत्व हैं उनको उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पे, उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पे उनको मोटा मोटा कहा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक आपका होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। अब आप कहेंगे कि मिश्र धातु भी होता है, उप धातु भी होता है। बिल्कुल होता है। देखिए, जिनका गुण धातु और अधातु दोनों से थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा उनको हम उपधातु कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ क्वालिटी धातु वाली है और कुछ अधातु वाली है तो उसको हम कह देते हैं उपधातु। वही अगर मिश्र धातु की बात कही जाए तो इन दोनों को मिक्स करके, ठीक है, इन दोनों को मिला करके जो नई चीज बनती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिश्र धातु। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन दोनों से ही इन दोनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, होती है। इसीलिए मोटा मोटा तत्वों को हम दो भाग में पढ़ते हैं, पहला है धातु और दूसरा अधातु। तो इन्हीं दोनों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और एक एक चीजों को समझेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा धातु। देखिए, बेसिकली देखा जाए अगर आप धातु पढ़ लेंगे तो लगभग अधातु का काम भी हो जाता है, तो उसको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम धातु के विषय में पहले समझते हैं। अब धातु क्या होता है? देखिए, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जाएंगे तो वहां आपको पूरी पीरियोडिक टेबल दी गई है, बताया जाएगा जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब धातु है। लेकिन देख करके या टच करके या फील करके, यानी कि फिजिकल सेंस से अगर हमें देखना होगा तो हम कैसे जानेंगे कोई धातु है या कोई अधातु है? मान लीजिए कोई नया व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता है, उसके सामने दो चीजें रख दिए गए या दो टुकड़े रख दिए गए और उसे कहा गया कि पहचान करो ये धातु है या अधातु है। अब वो केमिस्ट्री उसको नहीं पता है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें उसको पता है तो वो बता देगा कि ये कौन धातु है कौन अधातु है। जैसे बेसिक चीजों में क्या है, देखिए, जितनी भी धातु होती हैं वो क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। ठीक है, जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। चमकीली मतलब उनमें चमक रहती है। जैसे 1 रुपए का सिक्का देखिए, आपको उसे चमकता रहता है ना। कभी तार निकाल के उसकी प्लास्टिक हटा के देखिए, तार एकदम चमकती रहती है। बर्तन देख लीजिए, एकदम चमकते रहते हैं। अर्थात धातुओं में क्या होती है? चमक होती है या ये चमकीले होते हैं। क्लियर? पहला टॉपिक इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देख के समझ सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरी बात ये करें कि जैसे अगर हम आपसे कहें, ठीक है, देखिए, अगर हम आपसे कहें कि ये मान लीजिए लोहे का बॉक्स है, इसको आप चाकू से काट दीजिए तो आप काट नहीं पाएंगे। ठीक है, आप उसको काट नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि धातुएं जो है एकदम कठोर होती हैं। 1 रुपए का सिक्का दे दें, आपसे कहें कि एक आधा मार दीजिए, सिक्का टूट जाए, टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा ना। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो कटती नहीं है। अब आप कहेंगे कि जो तार होती है उसको तो चाकू से काट सकते हैं। अरे मेरे भाई, तार की वैल्यू इतनी छोटी सी है। अब हाथी के नीचे अगर चींटी दब जाएगी, चींटी चिपटा हो जाएगी ना, वो तो बात अलग है, नाक में घुसेगी तब तबाही मचाएगी। लेकिन अगर चूहा दब गया तो चूहा चिपटा हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है, अगर आप चाकू ले रहे हो तो उस हिसाब से मटेरियल भी लो। तो जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, यानी कि चाकू से उसको हम नहीं काट सकते। ठीक है, उनको हम काट नहीं सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। बात लोहे की नहीं हो रही है, यहाँ पे आपका सिल्वर हो सकता है, आपका मैग्नीशियम हो सकता है, यहाँ पे आपका एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है।
ये सब धातुएं चाकू से नहीं कटती, अर्थात इनमें कठोरता होती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए जैसे आप अगर ये मान लीजिए आपके पास ये क्या है, ये आपका हंसिया है, ठीक है, ये आपका हंसिया है और आपको काटना है धान गेहूं जो भी। आप काटने गए तो कट ही नहीं रहा है। ऐसे देख तो आप क्या करेंगे, या चाकू से अगर आप काट रहे हैं सब्जी तो कट ही नहीं रही है, तो आप कहते हैं इसको धार डला दो, धार। और जब धार डला देते हैं तो उसको कच 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 काट देते हैं ना। क्या करते हैं, हंसिया या खुरपी हो गया या फावड़ा हो गया, उसको आप देते हैं लोहार के यहाँ। तो अगर आपने कभी देखा होगा तो लोहार पर इसको गर्म करता है, फिर हथौड़ा से धाड़ 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 पीट देता है। तो उसमें होता क्या है, होता ये है, जैसे मान लीजिए अगर ये मोटी सी परत है किसकी, ये नोक की या धार की मोटी सी परत है, जब उसको पीटता है पीटता रहता है तो ये परतवा पतली हो जाती है, ये परतवा पतली हो जाती है। ठीक है, देखिए ये परतवा ऐसे पतली हो जाती है, देखिए तो यहाँ मोटा है यहाँ पतला है, यानी ये वाला चौक हो जाता है। चौक मतलब अब उससे आप घच से काट देंगे, किसी का गला काट दीजिए, किसी का कपड़ा फाड़ डालिए, या फिर सब्जी काटिए, या फिर फसल काटिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भाई जो धातु इतनी मोटी थी, जब उसको अपने हथौड़ी धड़ाधड़ 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 पीट दिया, पीटने के बाद वो पिचक गई पिचक गई पिचक गई, और जब पिचकती है तो फैलती भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाएं, अगर मान लीजिए इतना छोटा सा टुकड़ा है, इसको जब हम हथौड़े से पीटेंगे तो पिचक करके इतना बड़ा सा हो जाएगा, पतला होगा लेकिन बड़ा सा हो जाएगा। तो लोहे की इस क्वालिटी को, धातु की इस क्वालिटी को, अर्थात पीटने पर धातु फैल जाती है, इस क्वालिटी को या इस गुण को आघात वर्धता कहते हैं। ठीक है, आघात वर्धता, यानी कि जितनी भी धातुएं हैं वो क्या होती हैं, आघात वर्ध होती हैं। आघात वर्ध होती हैं, आघात वर्ध मतलब इनको पीटेंगे तो ये चिपक जाएंगे या फैल जाएंगे। जैसे कि आपका सोना और चांदी इनमें बेस्ट है। ठीक है, सोना और चांदी इसमें बेस्ट है। क्लियर। अच्छा, अब आपने देखा होगा ये जो तारें होती हैं, लाइट वाली, बिजली वाली, लाइनिया वाली तरिया, ठीक है, तो इन तारों से हम देखते हैं कि इधर उधर इधर फैल जाती हैं और ये बड़ी पतली पतली बहुत लंबी लंबी होती हैं। हाँ, तो ये क्या क्वालिटी हुई भाई, जैसे हमने तो ये तो पढ़ा है कि अगर हम जैसे इसको जलाएंगे और इसको ऐसे फैलाएंगे तो ऐसे ये पतला होगा, ऐसे पतला पतला ऐसे ऐसे लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही धातुओं में भी होता है। धातुएं जो होती वो भी तनती हैं, यानी कि तन्यता का गुण धातुओं में भी होता है, तन्यता का गुण। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सोचिए, 1 ग्राम जो हाथ पे लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा 1 ग्राम है। उस 1 ग्राम से, जैसे अभी आप 100 ग्राम नमकीन लेने जाते हैं, दुकान वाले कहते हैं जटत है, रच के है। अब वही चीज सोचिए, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी वायर बन जाती है। इतना भयानक होता है ये, और टूटेगा नहीं। सोचिए, मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, या इतना तनने वाला क्वालिटी है कि जो सोना है 1 ग्राम, उसको अगर आप फैला देंगे ना तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर तक फैल जाएगा। तो इस प्रेक्षण से या इस क्रियाकलाप से हम ये समझते हैं कि धातुओं में तन्यता का गुण होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो रबड़ की तरह तन जाते हैं। ठीक है, और सबसे तन्य धातु कौन होती है, सोना, जो कि 1 ग्राम उसका 2 किलोमीटर तक फैल जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी यहां तार की बात हो रही थी, तो सीधी सीधी बात है, जब तार बनता है धातुओं का बनता है, इसका मतलब हो गया कि विद्युत चालकता। ठीक है, विद्युत चालकता, जैसे कॉपर की वायर हो गई, एल्युमिनियम की वायर हो गई, कहीं कहीं आयरन की वायर भी यूज कर लिया था, हालांकि खराब होता है, नहीं करना चाहिए। तो धातुओं में विद्युत चालकता होती है, अर्थात जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे पर फ्लो कर जाती है। ठीक है, वो फ्लो कर जाती है। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद हम ये देखते हैं
ऊष्मा चालकता। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। क्या विद्युत चालकता से अलग है ऊष्मा चालकता? देखिए, ऊष्मा मतलब जैसे अगर कुकर हो गया, भगोना हो गया, कढ़ाई हो गई, अब उसमें हम लोग नीचे आग लगा देते हैं भाई। ये हो गई कढ़ाई हमारी, नीचे हम यहाँ आग लगा दिए। अब ये जो लेयर है मोटी सी, अगर ये गर्म ना हो तो क्या आपका यहाँ सब्जी पूड़ी बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ये गर्म होता है, मतलब यहाँ की एनर्जी जो है इसको क्रॉस करके इस तरफ जाती है और पानी को उबाल देती है और धीरे धीरे हमारा काम हो जाता है। अर्थात धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? ऊष्मा चालक होती हैं। ऊष्मा चालक मतलब इनमें ऊष्मा बहुत तेजी से फ्लो कर जाता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका सिल्वर। ये ध्यान रखिएगा, सिल्वर की चालकता बहुत तीव्र होती है, विद्युत के रेस्पेक्ट में भी और ऊष्मा के रेस्पेक्ट में भी। ठीक है, सिल्वर की चालकता सबसे तीव्र होती है। हमको लगता है कि लोहे में होता ज्यादा ना, क्योंकि हम लोगों ने लोहा देखा है, ऐसा नहीं है। सिल्वर की चालकता, ऊष्मा चालकता कह लीजिए या विद्युत चालकता, दोनों सिल्वर की सर्वाधिक होती है या बहुत ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने धातुओं के काफी सारे गुणों को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जब छुट्टी होती थी तो घंटी टन 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 बज जाती है, या अगर हम जैसे, अब देखिए ये प्लास्टिक है, इसकी आवाज कर रहे हैं, देखिए कैसे आ रहा है, देखिए सुनिए ध्यान से, ऐसे आ रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पर, जैसे देखिए अब आपको समझा रहे हैं, देखिए यहीं पे अगर हम, ये देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों धातु बल, देखिए इनकी आवाज देखिए। ठीक है, इनकी आवाज थोड़ा टन टन आपको समझ में आएगी, लेकिन यही इसकी आवाज खट खट समझ में आती है। तो इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला गया कि जब दो धातुओं को टकराते हैं, जब दो धातुओं को टकराते हैं तो उनमें से ध्वनि आती है, टन टन की ध्वनि आती है। अर्थात धातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं, ध्वनिक होती हैं। और ये जो टन टन की आवाज आती है, टन करता रहता है ना, इसको बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस, सोनोरस। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। क्लियर हुआ? अब देखिए, आपने यहाँ पे धातुओं की काफी सारी प्रॉपर्टीज को देखा। जैसे धातुएं चमकीली होती हैं, कठोर होती हैं, आघातवर्ध होती हैं, तन्यता होता है, विद्युत चालकता होती है, इनमें ऊष्मा चालकता होती है, साथ ही साथ ये ध्वनिक या सोनोरस की क्वालिटी को दिखाती है। अच्छा, धातु अध्ययन करने के बाद में क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारी क्वालिटी अधातु में होती है या नहीं होती हैं? होती हैं या नहीं होती हैं, समझते हैं। देखिए, अधातुएं पहला चमकीली नहीं होती, ना तो इनमें कठोरता होती है। जैसे हाइड्रोजन हो गया और कॉपर हो गया, इन सब चीजों को अगर आप धड़ाक से पीटेंगे पूरा भुरभुरा हो जाएगा, टूट टाट जाएगा। ठीक है, इनमें न तो आघातवर्धता होती है, इनमें तन्यता भी नहीं होता, तन्यता मतलब तानेंगे तो टूट जाएंगे ठट से। विद्युत चालकता भी नहीं होती, और ना ही इसमें ऊष्मा चालकता, और ना ही टन टन की आवाज आती है। आवाज तो आती है लेकिन टन टन की आवाज नहीं आती। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, अगर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ लिया, दूसरा ऑटोमेटिक हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये धातु और ये अधातु। अच्छा, अब आप कहेंगे ये सारी प्रॉपर्टी तो हम देख पा रहे हैं या हम कर पा रहे हैं, तो भाई वही चीज या वही क्वालिटी जिसको हम देख पाते हैं या कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण। अर्थात अब अब तक हमने क्या पढ़ा? धातुओं और अधातुओं का जो आपका विभाजन है भौतिक गुणों के आधार पे हमने देख लिया। हम देख के बता देंगे कि कौन धातु है कौन अधातु है, लेकिन समस्या यहां कहां आ गई? देखिए, समस्या यहां आ गई, जैसे कुछ यहां पे अपवाद निकल के आ गए। अपवाद मतलब वो हरामखोर जो दिन भर काम नहीं करेंगे लेकिन टांग अड़ा के काम बिगाड़ेंगे जरूर, जैसे यही है। अब इसमें अपवाद क्या आ गया, हम उसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, कहा गया था कि सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन यहां पर धातु Hg, ठीक है, धातु जो है हमारा Hg यानी कि पारा, ये क्या होता है? ये द्रव फॉर्म में होता है। वहीं अगर बात कही जाए सीजियम की,
जीएम और गैलियम, सीजियम और गैलियम, इनका गलनांक बहुत कम होता है। अब ये गलनांक क्या है, इसकी चर्चा तो हमने आपको बताई ही नहीं। गलनांक मतलब जो ऊष्मा देने पे खट से गल जाए। आप कढ़ाई को देते रहिए, दिन भर आपका गैस खत्म हो जाए, गलेगी थोड़ी। लेकिन सोचिए वही सीजियम और गैलियम की बात करें, इनको अगर आप ऐसे हाथ पे रख लेंगे ना, ऐसे हथवा पे रख लेंगे, उड़ जाएगा पूरा, धीरे धीरे पूरा उड़ जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जितनी धातुएं हैं वे तो ऊष्मा की चालक हैं, वो सह भी लेती हैं, उनका गलनांक ज्यादा होता है सबका, लेकिन इनका कम होता है। तो एक प्रॉब्लम तो ये क्रिएट कर दिया कि यार ये धातु तो गड़बड़ हो गया, द्रव कैसे हो गया और ये उड़ कैसे जा रहा है। दूसरा ये हो गया कि लिथियम सोडियम Na है, ठीक है, पोटेशियम, इसका नाम है लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। अब देखिए ये जो धातुएं होती हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये धातुएं नरम होती हैं और आसानी से टूट जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। धातुएं तो कठोर होती हैं, उनको टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन ये टूट जाते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दिए। अब आगे देखिए, जैसे आगे हमारा एक अधातु है कार्बन, कार्बन का ही एक रूप होता है हीरा और कार्बन का ही एक रूप होता है ग्रेफाइट। ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो अधातु है, जो अधातु है वो कठोर नहीं होगी, लेकिन हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा बहुत कठोर होता है, इसे किसी को मार देंगे खपड़वा फूट जाएगा। और वही ग्रेफाइट की बात करें तो ये विद्युत चालक है। विद्युत चालक मतलब इसमें से लाइट फ्लो कर जाती है। पेंसिलवा का जो पेंसिल के नीचे ब्लैक ब्लैक पोर्शन होता है ना, उसमें अगर आप यहाँ लाइट लगा देंगे, इस तरफ लाइट टकरा के आपको मारेगा, तब तो ये समस्या हो गई। अरे यार ये कैसे हो गया, अधातु वाला जो था ये हीरा कठोर कैसे हो गया और ग्रेफाइट विद्युत चालक कैसे हो गया। तो ये भी किस में आ गया, अपवाद के केस में आ गया या एक्सेप्शनल केस में आ गया। अब आगे बढ़े तो एक और है आपका आयोडीन। एक आपका और है क्या है, आयोडीन। अब देखिए आयोडीन क्या होता है, ये आपका चमकीला होता है। लो, ये तो चमकीले नहीं होते, ये कहां चमकीला हो गया, तो ये भी प्रॉब्लम कर दिया आपके लिए। तो अब देखिए ये कुछ विसंगतियां और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इन सब विसंगतियों को देखते हुए लगा यार धातु और अधातु को हम केवल भौतिक गुणों के आधार पर हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें रासायनिक गुणों को भी पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके हमारा काम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने धातु को देख लिया, भौतिक गुणों के आधार पर देख लिया। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन इंपॉर्टेंट है मैंने आपको भी बता दिया। जब आपसे पूछेगा कौन सी अधातु ऐसी है जो चमकीली होती है, आयोडीन, कौन सी धातु ऐसी होती है जो टूट जाती है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कौन सी धातु ऐसी हो जिसका गलनांक कम होता है, सीजियम गैलियम, सभी धातुएं कठोर हैं, लेकिन कौन सी धातु है जो द्रव फॉर्म में है, Hg। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे चीजों को हम समझते हैं। देखिए अब देखिए रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो ज्यादातर आपको रिएक्शन देखने को मिलता है, और हमारे एग्जाम में रिएक्शन तो आता नहीं है। हम थोड़ी ना 12th का एग्जाम दे रहे जो रिएक्शन आएगा, तो रिएक्शन हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ रासायनिक गुण है जो आपको समझ लीजिए। जैसे अगर हम धातुओं का दहन करते हैं, धातुओं का दहन करते हैं, दहन मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका हम क्रिया कराते हैं, तो ये धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइड यानी कि जब हम धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन का काम ही है जलाना, जब हम उनको जलाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, धातु के ये ऑक्साइड बनाते हैं। वहीं अगर धातु की हम जल से क्रिया कर दें, धातु की हम जल से क्रिया कर दें तो ये हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH, MgOH, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड।
ये हाइड्रोक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये एग्जाम में उतना आता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी के लिए आप जान लीजिए। और वहीं धातु अगर अम्ल से क्रिया करेंगे, अम्ल से, धातु अगर अम्ल से क्रिया करते हैं तो आपका लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है, क्या बनता है? लवण बनता है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रख लीजिए, खूब एग्जाम में खूब पूछता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, एक्वारेजिया का मतलब होता है अम्ल राज, यानी कि अम्लों का राजा। इसको हम समझते हैं। देखिए, 3 ठो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन दोनों को जब हम मिला देंगे यानी कि 3HCl प्लस HNO3, इसी को बोलते हैं अम्ल राज। ठीक है, ये है क्या, क्यों इस तरह इंपॉर्टेंस है इसका? देखिए, ये है अम्ल राज जो कि सोना और प्लैटिनम, सोना और प्लैटिनम को गला देता है। सोचिए, मतलब अगर आपको सोना गलाना है तो अम्ल राज का प्रयोग करिए, ये आपको गला देगा। जैसे हमारे पेट में HCl ये वाला होता है, तो जो हम खाते हैं चावल दाल और उसके बाद में पूरी सब्जी वगैरह, तो उनको ये पीस पास करके पचा देता है और एनर्जी हमारी बॉडी को दे देता है। तो जब ये रहता है अकेले HCl इसको नहीं गला पाएगा और ना ही अकेले HNO3 इसको गला पाएंगे। तो दोनों भाई मिल जाते हैं, गठबंधन की सरकार बना लेते हैं और इसको गला देते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तो इसीलिए अम्लराज की इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा है। अम्ल मतलब होता ही है जो चीजें जो खट्टी हो प्लस जो काट दे चीजों को, तो ये जो अम्लराज है ये बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब अम्लराज की चर्चा के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अब अम्लराज के बाद में हम समझते हैं कि जैसे हमने पढ़ा धातुओं के विषय में, तो कौन धातु कितनी पावरफुल है ना? जो धातुएं हैं, यानी कि कौन धातु कितनी पावरफुल है, उसको हम समझते हैं और इसको हम समझेंगे सक्रियता श्रेणी से। किससे समझेंगे? सक्रियता श्रेणी से। ठीक है, अब मात्राएं गलत होंगी, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, सक्रियता श्रेणी, देखिए धातुओं को अवरोही क्रम में रखा गया है। अवरोही क्रम मतलब होता है ना कि पहले जो जिसकी सबसे ज्यादा सक्रियता है उसको ऊपर और जिसकी सबसे कम है उसको सबसे नीचे। तो इस क्रम में पोटेशियम सबसे ऊपर है और गोल्ड हमारा सबसे नीचे है। ठीक है, सोना हमारा सबसे क्या है? नीचे है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सक्रियता किसकी है? पोटेशियम की। सबसे कम सक्रियता किसकी है? गोल्ड की। सबसे ज्यादा किसकी है भैया? पोटेशियम की। और सबसे कम किसकी है? गोल्ड की। ठीक है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। सबसे ज्यादा है पोटेशियम की और सबसे कम किसकी है? गोल्ड की। ठीक है, अब देखते हैं हम कि धातुएं हमें मिलती कहां से हैं। धातु की प्राप्ति, देखिए धातुएं कहां से मिलती हैं। जितनी भी धातुएं हैं नेचुरल रूप से कई मतलब कि खदानों में मिल जाती हैं, मिट्टी के अंदर मिल जाती हैं, रेत बालू में मिल जाती हैं, पहाड़ में मिल जाती हैं। यानी कि कह सकते हैं आपकी धातुएं जो उनको बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नेचुरल रूप से धातुएं मिलती हैं। लेकिन जब धातुएं नेचुरल रूप से मिलती है ना, तो उनमें बहुत कचरा रहता है। उनमें बहुत क्या रहता है? कचरा रहता है। कचरा मतलब जैसे धूल हो गया, मिट्टी हो गया, रेत हो गया। ठीक है, ये सब उसमें मिला रहता है, तो बड़ा गंदा गंदा दिखता है। तो जब बड़ा गंदा गंदा दिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग। ठीक है, पूरी अपनी गैंग लेके चलता है, चल तुम भी फलाना ढिमकाना सिखाना सब। ठीक है,
लेकिन इस गैंग को हम लेके आते हैं। अब इस गैंग को जब हम लेके आएंगे, इसकी हम साफ सफाई करेंगे। चूंकि ये गैंग मिला हुआ कच्चा माल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, खनिज। क्या कहते हैं, खनिज। और खनिज को जो हम साफ सूफ कर देते हैं तो क्या बन जाता है, अयस्क। क्या बन जाता है, अयस्क। क्या बन जाता है, अयस्क। ठीक है, समझ में आया आपको। यानी कि धातुएं हो गई वो नेचुरल रूप से मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं, खनिज। उस खनिज में जो गंदगी रहती है उसको हम बोलते हैं गैंग। इस गैंग को लात जूता मार के हम हटा देंगे, और जब हटा देंगे तो क्या बन जाता है, हमारा अयस्क बन जाता है। क्योंकि ये आसानी से हटता नहीं है, इसको लात जूता मार के हटाते समय हमें कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे अगर धातु को वायु के साथ गर्म करते हैं तो उसको कहते हैं भर्जन। वहीं धातु को वायु के साथ नहीं, मतलब बिना वायु के या थोड़ी मात्रा में वायु के साथ गर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं निस्तापन। ये आप ध्यान रख रहे, खूब पूछता है भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है। ऐसे पूछ देगा कि निम्न प्रक्रिया में भर्जन का अर्थ है, तो दे देगा वायु के साथ गर्म करना, जल के साथ गर्म करना, जल के साथ नहीं गर्म करना, वायु के साथ नहीं गर्म करना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे यही पूछना चाह रहा है। ठीक है, धातु को जब वायु के साथ गर्म करेंगे तो उसे भर्जन बोलते हैं। धातु को बिना वायु के गर्म करेंगे तो निस्तापन होता है। ठीक है, भर्जन हो गया, निस्तापन हो गया। अब कुछ होते हैं ढीठ किस्म के। जो ढीठ किस्म की गंदगी है वो नहीं हटेगी, तो हम कहेंगे आओ तुम्हारी ढिठाई हम निकालते हैं। तो हम उसको लगा देंगे करंट। ठीक है, करंट लगा देंगे तो गंदगी दूर हो जाएगी, जिसको बोलते हैं विद्युत अपघटनीय विधि। यानी कि विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा भी गैंग को हटाया जाता है या गंदगी हटाई जाती है। अब आप कहेंगे कैसी गंदगी, जो आयनिक गंदगी होगी। ठीक है, जो आयंस वाले गंदगी होंगे वो विद्युत अपघटनी द्वारा हटा दिए जाते हैं, और इस प्रकार हम धातुओं की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, धातु हमें मिलता कैसे है, खनिज फॉर्म में, जिसमें गैंग गंदगी के रूप में रहता है। इस गैंग को हम लात घुसा मार करके, भर्जन करके, निस्तापन करके और विद्युत अपघटनी विधि द्वारा हटा देते हैं, और फाइनली हमारा अयस्क रूप में धातु अच्छे से प्योरली फॉर्म में हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गई धातुओं के प्राप्ति के बारे में। चलिए, अच्छा अभी आपने पढ़ा कि धातुओं की शुद्धता, या आपने ये जो आप जो पढ़ रहे थे, हम धातुओं को जो अशुद्ध फॉर्म था उससे हम शुद्ध फॉर्म में कर रहे थे। ठीक है, शुद्ध फॉर्म में कर रहे थे। अच्छा, अगर धातु शुद्ध फॉर्म में आ गया, मान लीजिए अगर धातु शुद्ध फॉर्म में आ गया, तो क्या जरूरी है कि वो गंदा ना हो, या जरूरी है कि वो खराब ना हो? बिल्कुल होगा। तो इसकी हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सुरक्षा करना पड़ेगा। और सुरक्षा करना ही क्यों पड़ेगा? जैसे अब अगर 1 रुपए का सिक्का आपके पास है, आप इसको मिट्टी में रख दीजिए या ऐसे जमीन पर रख दीजिए और उसको रोज देखिए, बारिश के मौसम में उसको रोज देखिए। जब पहले दिन बारिश होगी, सिक्का ऐसे हंसता रहेगा, टन के एकदम चमकता रहेगा, देखिए नहा धो लिए। 1 दिन और हो गई, 2 दिन हो गई, 3 दिन हो गई, 4 दिन हो गया, धीरे धीरे क्या होगा, सिक्के के कोने कोने पे काला काला पड़ने लगेगा। कोने कोने पे क्या पड़ने लगेगा? काला काला धब्बा पड़ने लगेगा, और फिर बीच में भी चिट्टी चट्टा धब्बा पड़ने लगेगा, वो सिक्का का मुंह बन जाएगा। अरे बस कर बहुत कर लिए। तो ये जो काला काला या धब्बा धब्बा पड़ता है, इसी को हम कहते हैं जंग। ठीक है, अर्थात धातुओं पर जो जंग लगता है उसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण। ये भी आप ध्यान रखिएगा, संक्षारण। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें वायु या नमी की उपस्थिति में धातुओं पर एक परत चढ़ जाती है, धातुओं पर एक काली परत चढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? जंग। मूर्छा, गाँव में कहते हैं मूर्छा लग गया है। ठीक है, कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में मूर्छा गई है कार्य, यानी कि बुद्धि में परत चढ़ गई है, क्या समझ नहीं आ रहा है? तो यही हाल यहाँ होता है। ठीक है, लोहे की जो कह लीजिए परत होती है, उस पर अगर मूर्छा लग गया तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि आपका थोड़ा सा जो है लोहे की क्वालिटी घटने लगेगी।
तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। अब समझिएगा, संक्षारण से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको हम पेंट कर दें, मतलब एक परत आए उसके पहले ही हम पेंट लगा दें। आओ ससुर तुम देखते हैं तुम्हें क्या करते हो। इसलिए जैसे कि जब घर वगैरह बना जाते हैं, अगर ऊपर की रेलिंग अगर आप देखेंगे लोहे की लगती है, तो कहते हैं उसको पेंट कर दो, नहीं पानी भीगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसको हम पेंट कर देते हैं। पेंट नहीं करना है तो आप ग्रीस लगा दीजिए, ग्रीस नहीं करना तो आप तेल लगा दीजिए, ठीक है, तेल लगा दीजिए। तो इस प्रक्रिया से हम संक्षारण से बच सकते हैं या जंग से हम बच सकते हैं, ठीक है, जंग से हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। ऐसी ही एक प्रक्रिया आपकी है यसद लेपन। अब जैसे ये, अब इतना तो था, यसद लेपन क्या है? देखिए, यसद लेपन जो है इसको हम समझते हैं, इसका नाम विशेष क्यों ऐसा कहा गया। देखिए, यसद लेपन में लोहा हो गया या इस्पात हो गया, ठीक है, ये भी लोहे का ही फॉर्म है, इस्पात। इस पर हम परत चढ़ाते हैं किसके? जस्ते की। जस्ते यानी कि जिंक की। जब हम लोहे या इस पे जस्ते की परत को चढ़ा देते हैं, इसी को कहा जाता है यसद लेपन, ठीक है, यसद लेपन। यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पे जब हम जिंक, ठीक है जंग से बचाने के लिए जब हम जिंक का लेपन कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? यसद लेपन। क्या कहते हैं? यसद लेपन, यसद लेपन, यसद लेपन, ठीक है, क्या बोलते हैं? यसद लेपन। अच्छा, क्या एक यही तरीका है कि पोत पात के ही हम उसको बचा सकें? क्या कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर बचाना है तो आप उसका मिश्र धातु बना दीजिए। मिश्र धातु मतलब दोनों को मिला करके आप एक कर दीजिए। जैसे देखिए, पीतल, पीतल आपका एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर प्लस जस्ता मिला होता है। कॉपर प्लस जस्ता यानी कि Cu प्लस Zn। बात करें तांबा की, तो तांबे में Cu प्लस टिन, ठीक है, टिन मतलब होता है Sn, कॉपर प्लस टिन। ये देखिए आपको खूब पूछता है, ठीक है, सॉरी तांबा नहीं, कांसा होगा, ठीक है, यहाँ पे तो तांबा एक उदय है। ये देखिए आपको खूब एग्जाम में पूछता है, खूब पूछता है। सीटेड एग्जाम का तो समझ लीजिए ओपन क्वेश्चन है, धड़ाधड़ पूछता है कि कांसे में क्या क्या मिला होता है, इसको बताइए। तो आप ध्यान रखिएगा, कांसे में क्या मिलाता है? कॉपर और टिन। और वही पीतल की बात करें तो तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, हो गया। अब देखिए, एक और मिश्र धातु बहुत फेमस है, Pb प्लस Sn, यानी कि लेड और टिन, लेड और टिन, इनको मिला के हम सोल्डर बनाते हैं। सोल्डर, सोल्डर मतलब जैसे आपका अगर फोन कभी टूट गया या आपका बाजा वगैरह टूट गया, ट्रांजिस्टर वगैरह टूट गया, तो उसको आप लेके जाएंगे तो जो मैकेनिक होता है, जो ऐसे आप देखे होंगे एक ऐसे क्या कहते हैं उसको यार, सोल्डर लिया रहता है जो विद्युत से चलता है और उसमें धुआं निकलता रहता है, उसको हल्का टच करके सोल्डिंग कर देगा, ठीक है, सोल्डिंग कर देगा। तो उसको या उसमें जो द्रव्य भराता है, जो सफेद सफेद जो वायर लगती है जिसको ऐसे काट के उसमें चिपकाता है, वो क्या है? इसी का मिश्र धातु है, ठीक है, Pb और Sn, यानी कि लेड और टिन का, ठीक है, लेड और टिन का जो मिश्र धातु वो क्या होता है? सोल्डर हमारा बन जाता है। तो इस प्रकार हम मिश्र धातुओं का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं भैया? धातुओं को बचा सकते हैं। मिश्र धातुओं का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जो कि 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट को प्योर माना गया है, ठीक है, क्या माना गया है? प्योर। लोग कहते हैं ना कि हमारा जो हार है, जो अंगूठी है 24 कैरेट की है, ऊपर 24 कैरेट की है, 24 कैरेट की रहेगा ना तो खट से टूट जाएगा। तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो नरम होता है। क्या होता है? नरम। इसमें हम क्या करते हैं? चांदी या तांबा मिला देते हैं, ठीक है, चांदी या तांबा मिला करके इसको हम कर देते हैं 22 कैरेट का। तो 22 कैरेट का जो गोल्ड है
इसी को एकदम प्योर माना गया है। क्या माना गया है? एकदम प्योर। चूंकि इसमें 2 कैरेट क्या होता है, 2 कैरेट आपका चांदी मान लीजिए या आपका तांबा मान लीजिए, ठीक है, चांदी या तांबा। तो हमारे यहाँ या हर जगह सबसे जो प्योर सोना माना जाता है 24 कैरेट का गोल्ड, जिसमें हाँ 24 कैरेट का गोल्ड जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती। लेकिन जो हमारे यहाँ बिकता है, जो महिलाएं पहनती हैं एकदम प्योर वाला, वो होता है 22 कैरेट ही होता है। इससे ऊपर नहीं बना जा सकता, वरना वो जो भी हार वगैरह है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। हमारा चैप्टर धातु एवं अधातु समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम केमिस्ट्री के किसी और टॉपिक की चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।